हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी रिलीज की गई है, रिक्रूटमेंट जारी किया गया है और ये रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाई है। अगर आप आईटीआई किए हुए हो किसी भी ब्रांच से, किसी भी जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, किसी भी ब्रांच से किए हो, या तो आप डिप्लोमा किए हो। बेसिकली आईटीआई जो है 2 इयर्स के होते हैं, है ना। उसके बाद डिप्लोमा जो है 3 इयर्स प्रोग्राम होता है। तो अगर आपने आईटीआई किया हो या तो आपने डिप्लोमा किया हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे कि आप जो है जूनियर इंजीनियर का जो है आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जो है इस जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो बेसिकली आपके लिए ये अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि इसकी जो सैलरी पैकेज है काफ़ी अच्छी है। सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो इसकी बेसिक सैलरी 35,000 पर मंथ है। क्योंकि अगर आपको बेसिक सैलरी 35,000 पर मंथ है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो है आपका कंप्लीट सैलरी जो है 50,000 के करीब पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है ना, टीए मिलता है, फिर उसके बाद आपको मिलता है हाउस अलाउंस मिलता है ना, उसके बाद आप मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है ना, मेडिकल अलाउंस मिलता है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। तो ये सारे मिला करके आपको जो है कम से कम 50,000 रुपया सैलरी तो आपके हाथ में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो 50,000 रुपया सैलरी आपके पास आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये जो है ये है गवर्नमेंट जॉब, या क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपका जो है जॉब है वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है हमेशा ग्रोथ होती है, अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। ठीक है, इससे आपके जो फैमिली को सपोर्ट मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है। बेसिकली हम फर्स्ट टाइम में क्या चाहते हैं कि हमारा जो है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, बेस क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम पहले फर्स्ट में यही चाहते हैं ना, क्योंकि अगर हमारे सामने बेस स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद हम अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इससे ज़्यादा वेतन पाने के लिए। ठीक है, तो हम जब आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा आपका सुनहरा मौका है, तो आप इसे हाथ से जाने मत देना। ठीक है, तो यदि आपने डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी ब्रांच से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलो, बेसिकली मैं आपको इसके सारे जो है नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, बताऊंगा, और सारे ए से लेकर जेड, कहते हैं ना, ए से लेकर जेड सारी चीज़ें डिटेल पूरा आपको जो है ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने रखूंगा और आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बेसिकली आप अगर ये मेरा वीडियो आप अगर ये जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल गेट वेट पे जाके GAT गेट वेट पे जाकर आराम से जो है डाउनलोड कर सकते हो, और बेसिकली आप डाउनलोड करके इसे आप दोबारा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है। चलो आप हम चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, दामोदर घाटी निगम, मतलब कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन। बेसिकली ये कलकत्ता में, आपको पता है कि दामोदर डैम कोलकाता में लोकेटेड है। तो वहाँ से दामोदर डैम के थ्रू बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और वहाँ के लोकल एरिया में सप्लाई किया जाता है। तो आपकी जो जॉब होने वाला है वो भी कोलकाता में ही होने वाला है। कोलकाता एक अच्छी सिटी है, आपको पता है, क्योंकि हमारे जो है इतिहास का एक जब अंग्रेजों का ज़माना था उसी समय से कोलकाता एक अच्छा काफ़ी बड़ा शहर था। तो बेसिकली एक महानगर है और आपको जो जॉब मिलती है एक महानगर में मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको हर सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। क्योंकि वो थोड़ा महंगा शहर है तो आपको जो है रेंट अलाउंस जो है, उसके बाद हाउस अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको तो ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपेयर टू दूसरे जगह के। क्योंकि दूसरी जगह में जो है थोड़ा अलग एरिया में रहना पड़ता, तो वहाँ पे जो है जैसे कि वहाँ पर रेंट अलाउंस जो है कम मिलता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी तो मिलता ही है, वो तो सबके लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलता। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं उसके डिटेल में क्या क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर अस जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड, जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड एंड माइन सर्वेयर इन DVC थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बेसिकली आप जो इसमें सिलेक्शन लेने वाले हो दोस्त, उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, CBT इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास आउट होते हो तब आप कहीं ना कहीं इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। और इसका सिलेबस एकदम आपके जो है, जैसे कि आप जो अगर मैकेनिकल से है
तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस होगा। यदि यदि आप सिविल से हो तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो है आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। या तो आप इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डिप्लोमा से इंजीनियरिंग कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। जैसे कि ब्रांच में बात करें तो ये मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, C&I के लिए, कॉम के लिए एवं माइनिंग सर्वर के लिए, ठीक है। थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देख लो दोस्त कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे नंबर ऑफ सीट दिया गया है। जैसे कि यदि आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर सीट 16 है, नंबर ऑफ सीट्स 16 है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ सीट्स 20 है। यदि आप C&I के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ सीट्स 2 है। और उसके बाद अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ सीट्स 20 है, ठीक है। और कॉम के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ सीट्स 2 है। एंड माइन सर्वेयर के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ सीट्स 4 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपके लिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है सभी कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल का 4 ही सीट कम है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो ना अपने तरफ से तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आप किसी तरह का विकलांग हो, जैसे कि यदि आप जो है आपकी आंखों से कम दिखाई देता है ना, या तो आपको जो है हाथ से काम सही से नहीं कर पाते हो, है ना, या सही से सुन नहीं पाते हो, है ना, या तो आप किसी तरह का जो है ऐसे अटैक सर्वाइवर हो, है ना, विक्टिम हो, तो वैसे लोगों को जो है आपका लिए स्पेशल कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें जो अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर हम सैलरी की बात कर लें तो बेसिकली इसमें 7वां वेतन लागू होता है, 7th पे रिवीजन लागू होता है, ठीक है। जिसमें बेसिक सैलरी मैंने आपको बताया ना 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये मिलेगा। बस मतलब कि ये है कि आप जब ज्वाइन करते हो ना तो 35,400 प्लस अलावेंस मिलता है। तो अलावेंस मैंने आपको बताया ना बहुत सारे अलावेंस होते हैं, तो लगभग मैं 50,000 के करीब आपका जो सैलरी हो जाता है ना, ज्वाइनिंग इन हैंड बोल रहा हूँ, इन हैंड 50,000 की सैलरी आपका हो जाता है। अगर आप 3-4 साल 5 साल और एक्स्ट्रा का काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये सैलरी आपका जो ये बेसिक सैलरी है जना बढ़ जाता है 35,400 से, या तो बेसिक सैलरी 50,000 हो जाता है। अगर 7 से 8 साल काम करते हो तो ये जो बेसिक सैलरी 70,000 हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा ही काम करते हो तो बेसिक सैलरी जो 1,12,400 रुपया होता है, तो 1,12,400 रुपया बेसिक सैलरी होता है। तो आपको जो कंप्लीट सैलरी जो है 1.5 लाख के करीब आ ही जाता है दोस्त, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसमें अच्छे से काम करते हो तभी ये होता है, ठीक। तो आप देखो अब इसमें जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि अगर आप किसी भी मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या तो CI के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो बेसिकली आपको जो 3 इयर्स का जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बेसिकली आपका जो है अगर आप जैसे कि जनरल से बिलोंग करते हो, ठीक है, या तो आप जो है OBC से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, या तो आप EWS से बिलोंग करते हो, तो अगर आप कोई भी ब्रांच के लिए अप्लाई करो तो कम से कम आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC से बिलोंग कर रहे हो, या तो ST से बिलोंग कर रहे हो, या तो PWBD से बिलोंग कर रहे हो, तो कहीं कहीं आपको जो 5% छूट दिया जाएगा। मतलब कि 60% आपको जो मार्क्स लाना है आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन आपने जो इंजीनियरिंग कर रखा है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें, क्योंकि देखो अगर आप मैकेनिकली अप्लाई कर रहे हो तो ये 3 इयर्स का प्रोग्राम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 65% मार्क्स जो है OBC EWS के लिए हो गया, आज जनरल के लिए हो गया। और यहाँ पे 60% मार्क जो है SC ST और PWBD के लिए हो गया, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही कंडीशन दिया हुआ है, C&I के लिए भी वही कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर जूनियर यहाँ पे सिविल के लिए भी वही इंजीनियर दिया हुआ, कॉम के लिए भी वही सारी चीज़ें अप्लाई किया। क्योंकि सारे में जितने भी आप जो भी आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस पोस्ट के लिए वहाँ पे सेम जो है आपका जो है मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद सेम जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ना, जैसे कि कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया, जैसे कि द कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटरल एंट्री टू 2nd ईयर
ऑफ थर्ड ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब कि कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में ही डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर नॉट अवेलेबल, मतलब कि जो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर नॉट एलिजिबल, मतलब कि डिप्लोमा के जैसे ही कोई अन्य सर्टिफिकेट है और उसे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड नॉट बी कंसिडर। बेसिकली यदि आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, बीटेक कर रहे हो या तो एमटेक कर रहे हो या बीई कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम बीटेक के डिग्री से अप्लाई करके इसमें ज्वाइन कर सकते हो, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है अगर आपने बीटेक कर रखा तो आपको जो डिप्लोमा होना चाहिए, पहले आपने डिप्लोमा किया हो उसके बाद आपने बीटेक किया हो, तो आप डिप्लोमा के सर्टिफिकेट से ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं बीटेक के सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर दूं, तो ऐसा गलत हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास डिप्लोमा के सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दोज प्रोसेसिंग डिग्री एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड ऑल थ्रू दे अपीयर इन सीबीटी देयर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर कैंसिलेशन इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब कि कहने का मतलब वैसे कैंडिडेट जो परसुइंग है ना, जैसे कि बीटेक में अभी कंटिन्यू ही कर रहा है या तो अभी डिप्लोमा में कंटिन्यू कर रहा, तो ऐसे स्टूडेंट जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप वैसे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए, तो मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेंट शुड बी लेस देन 18 ईयर एंड मैक्सिमम नॉट मोर देन 28 ईयर। मतलब कि 18 से लेकर के आपको जो 28 साल के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और बेसिकली माइंड सर्वे के लिए भी वही है, 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 30 ईयर, मतलब कि यहाँ जो है इसके लिए 18 से 30 ईयर के बीच में जो है आपकी एज होगी, तभी आप इससे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, NLC, PWD एक सर्विस कैंडिडेट भी as per GOI गाइडलाइंस, नो अपर एज फॉर DVC डिपार्टमेंट कैंडिडेट। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट जो है SC, ST, OBC के अंतर्गत आते हैं, तो उसको जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपका कुछ एज जैसे कि 4-5 साल बढ़ा करके जो छूट दिया जाता है, ठीक है। देखो, selected candidate after computer based test will have mandatory processed final mark sheet provisional final pass certificate for diploma course at the time of document verification। बेसिकली जब आप CBT एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें डिफरेंट जो है आपका डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है, ठीक है। अब अगर बात कर ले, देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन, तो आप इससे रिलैक्सेशन को आराम से एक बार पढ़ लेना कि आपको कितने साल का छूट मिलता है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार अगर आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो एक बार अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जैसे कि अगर आप देखो इन केस ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, कैंडिडेट आर अजाइव टू परस्यू सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन इनटू सेम द अदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट डिफरेंट क्योंकि वो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं, तो स्टेट बोर्ड से तो उसके जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो उनका जो सर्टिफिकेट भी प्रिंटेड होता है, तो उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करवा के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। देखो अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो है आप जो अगर इसमें एलिजिबल है तो आप इस वेबसाइट पर जा करके यहाँ पे आप जो है आराम से इसका जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद देखो अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो रिटन टेस्ट शाल बी ऑब्जेक्टिव टाइम, ठीक है, ऑफ 2 आवर, मतलब कि आपको जो है 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटा आपको मिलेगा टाइम जो एग्ज़ाम, और बेसिकली इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसका मतलब कोई भी ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होगा, आसान सा क्वेश्चन होगा। बेसिकली इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, मतलब GAT,
उसके बाद आएगा जो है आपका टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ देखो, प्लीज़ रेफर एनेक्सर 1 फॉर प्रिलिमिनरी सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सीबीटी क्वेश्चन फॉर्मेट, नेगेटिव मार्किंग ईटीसी। बेसिकली आपका जो है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप गलत क्वेश्चन को गलत बनाते हो तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अगर आप जो है जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका कम से कम 50 मार्क्स होना ही चाहिए, मतलब 50% मार्क्स जो है सीबीटी एग्जाम में आएगा तो आप जो क्वालिफाई हो लोगे। यदि आप ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपको जो 40% मतलब 10% आपका डिस्काउंट दे दिया गया है, तो आप जो है 10% छूट दे दिया गया, तो आप उससे भर सकते हो। अगर आप बात कर ले दोस्त तो यहाँ पे अगर आप बात कर लो तो यहाँ पे जो है अगर आप जनरल OBC NCL EWS से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है 300 रुपया जो है एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ता है, और ये जो है नॉन रिफंडेबल है। मतलब बहुत सारे जो होते हैं एग्ज़ाम देने के बाद वो पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो पैसा रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यदि आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपको जो कोई पैसा देना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है 4/7/2024, मतलब कि 4 जुलाई तक है। 4 जुलाई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जाएगा, उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर आपके पास ये अभी आया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप इसे फॉर्म को जल्दी से फिल कर दो ताकि आप जो है एक बार निश्चित हो जाओ, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट पेमेंट रेज 300 मेड ऑफ गो अमाउंट लेस देन 300 नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अगर आप 300 यहाँ पे दिया हो तो आपको 300 ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 300 से कम पेमेंट करते हो तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो अमान्य मान लिया जाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे दिया हुआ है। पेमेंट जो है 35,400 से 1,12,400 रुपया जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिकली अगर आप जो है देखो द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, बेसिकली यहाँ पे जो द सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, बेसिकली आपको जो है यहाँ पे एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब पता है ना, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि आपको जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ 4 साल ईयर है ना, 4 ईयर, मतलब कि 4 साल उसके अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप जो है 4 साल नहीं काम करते हो, मतलब एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम 3 ईयर आपको काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इसमें ज्वाइन करते हो ना तो बेसिकली ये आपके ऊपर खर्चा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद आप वैसे सीख करके चले जाओगे तो कहीं ना कहीं ये इनको जो है कंपनी को लॉस होगा। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप 4 साल हमारे पास काम करो, जिससे जो है जो आपका जो आप पे मैंने पैसा खर्च किया वो हमारा जो असूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू एक्सीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोविजनल पीरियड ऑफ 1 ईयर, देयरफॉर सर्वर द ऑर्गेनाइज फॉर 3 देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप बॉन्ड को छोड़कर जाते हो तो अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 2 लाख रुपया यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको जो है सर्विस जो नोटिस पीरियड के पहले ही आप छोड़ देते हो तो आपको जो 1 लाख रुपया जो है आप पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आपको इसके अलावा जो है कुछ बेनिफिट मिलते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, मतलब मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार दिया हुआ है तो आप इसे आराम से देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना। मैं आपका जो है ये PDF का जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल गेटवेट गेटवेट नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, आप यहीं से डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक डाल रखा, तो आप इससे जाकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था। इसके अलावा कैसे कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको जो है ये सारी चीज़ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको देखो अगर आप जो है आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे सिलेबस अरेंज कर दिया गया कि सिलेबस कैसा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब साइलेंट देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडक्टिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर वेरियस डिसिप्लिन। बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, अगर आप जो है यहाँ पे जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हो तो उसका जो है टेक्निकल क्वेश्चन आपके पास रहेगा, उसके साथ साथ जो है आपका
जो यहाँ पे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न पे आधारित होगा, ठीक है। और क्वेश्चन का बेस होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, देखो जैसे कि इंग्लिश नॉलेज भी होगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 ऑप्शन, जिसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से एक क्वेश्चन सही होगा। ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें से जनरल एप्टीट्यूड होगा और टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट इज देयर विल 30 नंबर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, मतलब कि 30 नंबर का जो होगा जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 70 मार्क्स 70 मार्क्स जो है आपके क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपके जो है स्ट्रीम बेस्ड मतलब कि ब्रांच बेस्ड क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, ठीक है। 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, जिसमें से 30 मार्क्स जो है एप्टीट्यूड का आएगा, ठीक है। और प्लस 70 मार्क्स जो है आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान सा है। अगर आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप इसे क्वालिफाई कर लोगे। और बेसिकली देखो जैसे कि आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में दिया गया, मतलब कि 1/4 मार्क्स जो है आपको काट लिया जाएगा। अगर आपको जो रैंक आपका रॉन्ग आंसर डालते हो तो आपको सही आंसर में से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो बेसिकली देखो जैसे कि अगर सिलेबस की बात कर लो तो सिलेबस जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो पहले तो एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगे उसके बाद है जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। अगर आप टेक्निकल की बात करें तो बेसिकली मैं बात करूँगा मैकेनिकल के बारे में। तो मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि देखो कि यहाँ पे जो है फंडामेंटल बेसिक है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन जो है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पावर प्लांट से पूछा जाता है, मतलब कि आईसी इंजन साइकिल, ये थर्मोडायनेमिक प्लांट के जो है एप्लीकेशन पाथ है, थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिक थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन भी आएंगे, उससे सिलेबस है। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे उसके बाद जो है हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं मटेरियल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन भी आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो नोटिफिकेशन मैंने जो रिलीज़ किया है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आपको कैरियर जो बनाने में एक बेहतर एक रास्ता दिखाएगा। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो कहीं ना कहीं आप अप्लाई ज़रूर करो, क्योंकि आपकी ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है और ये अच्छी सैलरी है। आप अगर बेस आप अपना बेस बनाना चाहते हो, ठीक है दोस्त। तो तब तक के लिए मैं इतना जनाना देना चाहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।